हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, आज हम पर्सन्स इन न्यूज़ फॉर अगस्त 2024 के एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने पर्सन्स इन न्यूज़ फॉर अगस्त कंप्लीट किया था, ठीक है। सो आई होप आपने वो वाला लेक्चर जो है ऑलरेडी देख लिया है और उसी लेक्चर के बेसिस पर लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज नाउ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट। पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आज आपको फिर से कह दूं कि आप एक रफ नोटबुक साथ में लेकर बैठ जाइए। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, तो आप अपने एंड पर भी देखिए कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस को ठीक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको फिर से आई एम टेलिंग यू, आपकी एक असेसमेंट हो जाएगी कि आप लेक्चर को कितना अच्छे से सुन रहे हैं या लेक्चर के बाद, लेक्चर को कवर करने के बाद किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप एक पेज लेकर बैठ जाइए, एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और इसको आंसर को देखने से पहले ही आप अपना आंसर जो है नोटबुक में लिखिए एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप देखिए आप कितने क्वेश्चंस जो है वो सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। So the question number first is, what is the maximum age limit for the chairperson of UPSC as per the Indian Constitution? ठीक है। तो अगस्त 2024 के जब हम पर्सन्स इन न्यूज कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी किसके बारे में? प्रीति सुडान के बारे में, ठीक है, प्रीति सुडान के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कि अगस्त 2024 में प्रीति सुडान की अपॉइंटमेंट हुई एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, राइट, एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। एंड देयर आई हैड सेड कि अब इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रैल 2025 तक ही होगी, क्योंकि अप्रैल 2025 में ये 65 ईयर ओल्ड हो जाएंगी, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट है टू बी द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। सो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आंसर हो जाएगा 65 ईयर्स, राइट। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीति सुडान इज द डैश वुमन टू सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीति सुडान की अपॉइंटमेंट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये दूसरी ही ऐसी वुमन बनी जो कि यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी, ठीक है। इससे पहले जो आर एम बैथिव हैं, ठीक है, आर एम बैथिव जो है वो फर्स्ट वुमन थी जो कि यूपीएससी की चेयरपर्सन थी, ठीक है। एंड शी सर्व्ड एज अ चेयरपर्सन फ्रॉम 1992 टू 1996, ठीक है। और आर एम बैथिव की अपॉइंटमेंट के बाद सेकंड जो है प्रीति सुडान बनी है वुमन हु हैज बिकम चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी। सो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज सेकंड। सो प्रीति सुडान इज द सेकंड वुमन टू सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who conferred the Companion of the Order of Fiji upon President द्रौपदी मुर्मू? ठीक है, लेक्चर में हमने बात की थी कि अपने 2 दिन के विजिट पर जब द्रौपदी मुर्मू गई थी तो उन्हें वहां पर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है अवार्ड मिला था, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द अवार्ड मिला था। एंड मैंने आपसे कहा था कि जो ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर है फीजी का, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर इन फीजी, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन फिजी। और ये जो पर्टिकुलर ऑनर है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किसने दिया? वहां के उस टाइम के प्रेसिडेंट रातू विलियम कातो निवेरी, ठीक है। सो प्रेसिडेंट रातू विलियम कातो निवेरी ने उनको ये दिया। सो ऑप्शन हो जाएगा बी। और क्यों दिया था? फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फीजी, ठीक है। इसके लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी मिला है फीजी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What does the companion of the order of Fiji signify? अब इस अवार्ड का बेसिकली मतलब क्या है, ये किनको दिया जाता है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो शी गॉट इट फॉर हर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फीजी। तो सिग्निफिकेंस क्या है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी की? दैट इट इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फीजी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। एंड ये याद रखिएगा कि किसने दिया उनको? प्रेसिडेंट रातू विलियम कातो निवेरे, ठीक है, प्रेसिडेंट रातो विलियम, आई हाईलाइट दिस, प्रेसिडेंट रातो विलियम मेवा लिली कातो निवेरी, ठीक है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 5, what was Muhammad Yunus awarded what was Muhammad Yunus awarded the Nobel Peace Prize for in 2006? ओके, सो लेक्चर में, अगस्त वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि मोहम्मद यूनुस जो है उनको चीफ एडवाइजर बनाया गया था, चीफ एडवाइजर बनाया गया था किसका? इंटरिम गवर्नमेंट का, जो कि बांग्लादेश में बनाई गई थी इन द वेक ऑफ व्हाट, जब वहां पर गवर्नमेंट गिर गई थी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कोटा अनरेस्ट। ठीक है, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी उसके उनको चीफ एडवाइजर बनाया गया था, दैट इज व्हाई ही वाज इन न्यूज। अब इनके बारे में फिर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मोहम्मद यूनुस ने जो है ये 2006 के नोबेल लॉरिएट थे। ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो है पीस प्राइज मिला था इन 2006। हमने बात की थी कि इनको ही गॉट दिस अवार्ड अलोंग विथ ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक के साथ, जो कि इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, जो कि इन्हीं की सोच थी, इन्होंने ही इस ग्रामीण बैंक की नींव रखी थी। तो क्यों इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? बिकॉज इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट में इन्होंने बात की कि हम क्यों ना छोटे लोन्स दें, छोटे कोलेटरल फ्री लोन्स दें, कोलेटरल फ्री लोन्स अपने गरीब एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, ताकि उनको कुछ भी गिरवी रखे बगैर जो है लोन्स मिले। और इसी सोच का जो एक हिसाब से अमेलगमेशन है किसमें हुआ? ग्रामीण बैंक में हुआ। ठीक है, तो इनको किस चीज के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया? सो इट वाज फॉर, ऑप्शन ए इज प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर वुमेन, नो, फॉर एफर्ट्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो थ्रू माइक्रो क्रेडिट। यस, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को क्रिएट करना चाहा निचली सतह से। ठीक है, फ्रॉम टारगेट, बाय टारगेटिंग द the lower strata through the concept of micro credit। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Which institution did मोहम्मद यूनुस found that contributed to his Nobel Peace Prize win? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन मोहम्मद यूनुस ने, किस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी जिससे उनको फिर आगे चलकर नोबेल पीस प्राइज मिला? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण बैंक, जो हमने अभी डिस्कस किया। सो ग्रामीण बैंक के साथ ही उनको जो है नोबेल पीस प्राइज 2006 में मिला था। ठीक है, चलिए, सो आंसर विल बी ग्रामीण बैंक। Next question is, what is the primary focus of Grameen Bank founded by मोहम्मद यूनुस? तो ग्रामीण बैंक के बारे में डिस्कशन करते वक्त हमने क्या बात की थी कि ग्रामीण बैंक को 1983 में जो है बनवाया गया। ठीक है, 1983 में। एंड ये ग्रामीण बैंक इसी माइक्रो क्रेडिट के मॉडल पे काम करता था और स्मॉल कोलेटरल फ्री लोन्स देता था, कोलेटरल फ्री लोन्स देता था इन एंटरप्रेन्योर्स को। एंड ये इतना सक्सेसफुल रहा कि इन्होंने $34 बिलियन से ज्यादा ये लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए टू मोर देन 10 मिलियन पीपल। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी बात जो मैंने आपसे कही थी कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि इसका जो रीपेमेंट रेट था वो 97% था। सो रीपेमेंट रेट वाज 97%, विच शोज कि ग्रामीण बैंक मॉडल जो था ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइमरी फोकस क्या था ग्रामीण बैंक का, जो कि मोहम्मद यूनुस ने जो फाउंड किया। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड इज स्मॉल लोन्स, दैट इज माइक्रो क्रेडिट टू पुअर इंडिविजुअल बिल्स विदाउट कोलेटरल। यस, ऑफ कोर्स यही आंसर है कि स्मॉल लोन्स हम प्रोवाइड करें या माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करें गरीब इंडिविजुअल्स को। ठीक है, बगैर किसी कोलेटरल को लिए हुए, बगैर उन्हें कोई चीज गिरवी ना रखनी पड़े और उन्हें बगैर कोलेटरल के ही लोन्स मिले। ओके, so our next question is, in which year was Grameen Bank established as an independent bank? So अभी हमने बात की, it was 1983, right? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एट व्हाट एज डिड पेतोंगतान शिनावात्रा। ठीक है, पेतोंगतान शिनावात्रा कौन सी एज में, व्हेन डिड शी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? एट व्हाट एज डिड शी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो हमने बात की थी कि पेतोंगतान शिनावात्रा जो कि थक्सिन शिनावात्रा की डॉटर है, थक्सिन शिनावात्रा की डॉटर है, ठीक है, वो रिसेंटली थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी एंड शी बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये थाईलैंड की 31st प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन इनकी एज महज 37 ईयर्स की
थी जबकि ये प्राइम मिनिस्टर बनी। अपनी फैमिली से ये थर्ड पर्सन है जो कि प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड का बना है। इससे पहले इनके फादर थक्सिन शिनावात्रा और इनकी आंट यिंगलुक शिनावात्रा है जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं थाईलैंड की। ठीक है, सो एट व्हाट एज डिड पेतोंगतान शिनावात्रा बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? आंसर विल बी 37 years old। ठीक है, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लियोनार्ड हेफ्लिक मोस्ट फेमस फॉर डिस्कवरिंग? लियोनार्ड हेफ्लिक के बारे में हमने बात की थी लेक्चर में, तो मैंने आपसे कहा था कि लियोनार्ड हेफ्लिक न्यूज में क्यों थे? बिकॉज अगस्त 2024 में ही इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 98। ठीक है, 98 साल के थे। अब ये लियोनार्ड हेफ्लिक थे कौन? एक बहुत ही मशहूर रिनाउंड बायोमेडिकल रिसर्चर थे। ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्चर थे जिन्होंने ज्यादातर काम किया ऑन हाउ सेल्स डिवाइड, कैसे सेल्स में एजिंग होती है। और हमने डिस्कस किया था एक चीज को जिसको हमने कहा था हेफ्लिक नंबर। ठीक है, और हेफ्लिक लिमिट। ठीक है, नाउ दिस हेफ्लिक नंबर इज व्हाट कि एक नॉर्मल सेल व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल सेल कैन डिवाइड। ठीक है, कितनी बार एक नॉर्मल सेल डिवाइड कर सकती है अपने पूरे जो है लाइफ टाइम में। ठीक है, बिफोर इट स्टॉप्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल सेल कैन डिवाइड, कितनी बार एक नॉर्मल सेल डिवाइड कर सकती है बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हेफ्लिक नंबर और हेफ्लिक लिमिट। सो बेसिकली ये दिखाता है कि जो एक सेल नॉर्मल सेल होती है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो कितना मल्टीप्लाई या कितना रेप्लिकेट करे। ठीक है, सो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज दिस लियोनार्ड हेफ्लिक? हाँ, लियोनार्ड हेफ्लिक किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सो ऑप्शन ए इज क्योर फॉर कैंसर, ऑप्शन बी इज फाइनाइट रेप्लिकेटिव कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। ऑफ कोर्स द आंसर विल बी बी व्हिच इज फाइनाइट रेप्लिकेटिव कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स व्हिच इज हेफ्लिक लिमिट। तो इन्होंने हेफ्लिक लिमिट को ही डिस्कवर किया था जिसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, अच्छा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों न्यूज में था? हमने बात की थी एम सुरेश की। एम सुरेश को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया था ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब क्योंकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यूज में था बिकॉज ऑफ दिस न्यू चेयरमैन, तो दैट मीन्स मैंने आपसे तब भी कहा था कि थोड़ा बहुत आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड देयर वी हैड डिस्कस्ड कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ? ये एस्टैब्लिश हुआ ईयर 1995 में। तो अगर आपको सिर्फ ईयर भी पता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन वाज द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? सो आंसर विल बी, ऑप्शंस को देखिए, 94, 95, 96 एंड 97। सो द ऑप्शन विल बी April 1st, 1995। ओके, चलिए, then comes question number 12. When did Jay Shah officially assume the role of ICC chairman? ठीक है, हमने जय शाह के बारे में डिस्कशन किया था दैट बैक इन अगस्त 2024 जय शाह जो थे बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, बट देयर वर टॉक्स ऑफ हिम बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। और उनको ऑफिशियली जो है चेयरमैन कब बनना था आईसीसी का? दिसंबर 2024 में। तो ऑफिशियली ये चेयरमैन जो है आईसीसी के कब बने? दिसंबर 2024 में। तो हमने आपसे यही पूछ रहा है कि ऑफिशियली उन्होंने कब अज्यूम किया द रोल ऑफ आईसीसी चेयरमैन। सो द आंसर विल बी 1 दिसंबर 2024। और इस अपॉइंटमेंट के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जय शाह जो है वो यंगेस्ट पर्सन बनते हैं। ठीक है, ही बिकम्स द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम आईसीसी चेयरमैन। आईसीसी चेयरमैन बनने वाले वो यंगेस्ट पर्सन बनते हैं। और क्या उनकी उम्र थी? 36 years old। ठीक है, so he was near 36 years old when he became the ICC chairman in December 1st of December 2024, right? चलिए, next question is what is significant about Sanjeev Raina's promotion to ADG? और एडीजी किसके? आईटीबीपी के। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन हुआ है। सो एडीजी ऑफ आईटीबीपी। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंट था संजीव रैना की प्रमोशन जो हुई रिसेंटली एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? तो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि संजीव रैना की जो
प्रमोशन है टू एडीजी, इट इज ओनली द सेकेंड टाइम, ठीक है, ऐसा दूसरी ही बार हो रहा है कि किसी नॉन आईपीएस ऑफिसर को बनाया जा रहा है एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी का। इससे पहले क्या होता था, जो भी आईपीएस ऑफिसर्स होते थे यूजुअली इस पोजीशन को लेते थे, बट एक बार ऐसा हुआ है कि नॉन आईपीएस एडीजी बने हैं एंड सेकेंड टाइम संजीव रैना जो है नॉन आईपीएस ऑफिसर जो है बेसिकली बने हैं हमारे एडीजी आईटीबीपी के। अदरवाइज तो ये संजीव रैना है, ही इज अ कार्डर ऑफिसर, ठीक है, कार्डर ऑफिसर ये आईटीबीपी के ही ऑफिसर हैं, राइट। सो क्वेश्चन इज क्या सिग्निफिकेंट है संजीव रैना की प्रमोशन के बारे में, तो सिग्निफिकेंट यही है दैट ही इज ओनली द सेकंड नॉन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। सो आंसर विल बी बी, ही इज ओनली द सेकंड नॉन आईपीएस ऑफिसर जो कि इस रैंक को एलिवेट किए गए हैं, ठीक है, हु हैज बीन रेज्ड टू सच अ रैंक इन आईटीबीपी हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 14. So the question is what is पावल दुराव मोस्ट फेमस फॉर, ठीक है, पावल दुराव किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो पावल दुराव के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था दैट ही वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन पेरिस ऑफ फ्रांस, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ चल रही है, बिकॉज ये को फाउंडर हैं किस चीज के, टेलीग्राम के, एंड सीईओ ऑफ टेलीग्राम, ठीक है, तो इसलिए पावल दुराव जो है वो न्यूज में थे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस चीज के लिए फेमस है। सो ऑप्शंस आर फाउंडिंग गूगल, नो, को फाउंडिंग विकॉन ताकते एंड टेलीग्राम, यस, ऑफ कोर्स आंसर जो है आंसर बी है, ठीक है। अगर हम पावल दुराव की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये सोवियत यूनियन में पैदा हुए, ठीक है, तो सोवियत यूनियन में इनकी जो है वो पैदाइश हुई, ही वाज बोर्न इन सोवियत यूनियन। सो ये जाने जाते हैं, इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है रशिया में बनाया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम था विकॉन ताकते, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीके कहा जाता है, ठीक है, कौन ताकते वीके। एंड ऐसा कहते हैं कि जब रशियन गवर्नमेंट जो है, जब उन्होंने वीके के इसकी यूजर बेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और रशिया की गवर्नमेंट ने जब पावल दुराव से यूजर डेटा मांगा, ठीक है, यूजर डेटा मांगा, सो ही आउटराइटली रिफ्यूज्ड, ठीक है, और इनको रशिया से जो है फिर इन्होंने रशिया को ही छोड़ के चले गए थे। एंड 2013 में इन्होंने किस चीज की स्थापना की, टेलीग्राम की, ठीक है। तो दीज आर द टू फेदर्स इन हिज कैप। अगर आपको वो पूछे आपसे कि पावल दुराव किस चीज के लिए फेमस है, इट विल बी दिस वीके एंड दिस टेलीग्राम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा को फाउंडिंग विकॉन ताकते और वीके एंड टेलीग्राम, ठीक है। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी 2-3 क्वेश्चन है, यस। सो 15th क्वेश्चन इज हु डिड बी श्रीनिवासन सक्सीड एज एनर्जी डायरेक्टर जनरल। बी श्रीनिवासन के बारे में डिस्कशन के बाद आई हैड सेड कि बी श्रीनिवासन ने सक्सीड किया नलिन प्रभात को, ठीक है, नलिन प्रभात को। अभी तक वो एनर्जी के डायरेक्टर जनरल थे बट उनको एक रीअसाइनमेंट मिला, ठीक है। वो रीअसाइनमेंट क्या था, दैट ही विल बी स्पेशल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, he'll have the role of special director general's role in J&K पुलिस। सो इसी के चलते अब नलिन प्रभात के बाद जो बी श्रीनिवासन है वो बन गए हैं एनर्जी के डायरेक्टर जनरल। सो आंसर विल बी नलिन प्रभात, ओके। Question number 16 is who became Apple's new CFO effective from 1st of January 2025। तो हमने बात की थी कि केवान पारेख जो है वो एप्पल के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बन गए हैं। So the answer will be option B. And the last question is what is the energy commonly known as, ठीक है। तो एनर्जी को पढ़ते वक्त हमने देखा था कि मैंने आपसे कहा था इनको कॉमनली हम ब्लैक कैट्स कहते हैं। मैंने एक पिक्चर भी डाली थी जहां पर मैंने आपको इनकी यूनिफॉर्म दिखाई थी विच इज ऑल ब्लैक। सो द ऑप्शन विल बी व्हाट, इट विल बी ब्लैक कैट्स, ठीक है।